Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि आपके रेगुलर क्लासें आ जाएगी बिल्कुल जब मेरे चुनाव ड्यूटी पूरी हो चुकी है तो बिल्कुल आपको रेगुलर क्लासें मिल जाएगी। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 10। बहुत ही शानदार 15 प्रश्न टीचिंग मेथड के देखने को मिलेंगे जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद उपयोगी होने वाले हैं। सभी को पता है मित्रों कि विज्ञप्ति आपके 11 दिसंबर के बाद कभी भी आ सकती है। मेरा अनुमान है कि 20 दिसंबर के आसपास आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, तो बिल्कुल आप तैयारी निरंतर जारी रखें साथियों। और शुरू करते हैं इस टेस्ट को। बहुत ही अच्छे और शानदार प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए, आपका प्रथम क्वेश्चन आता है साथियों, निम्न में से सही मायनों में गणित है? मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और सापेक्षिक विज्ञान। तो मित्रों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 1 का। देखिए, सही मायनों में गणित को अमूर्त विज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है? अमूर्त विज्ञान माना जाता है। यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है वो सही आंसर रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 1 में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो मित्रों आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? साथियों प्रश्न नंबर 2 है, सब बड़े सब पढ़े यह नारा दिया कोटारी शिक्षा आयोग ने, मुदालियर शिक्षा आयोग ने, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। तो मित्रों उपरोक्त जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया है? राइट आंसर बता दीजिएगा प्रश्न संख्या 2 में। देखिए, सब बड़े सब पढ़े ये नारा दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान ने। किसने दिया है साथियों? सर्व शिक्षा अभियान ने। तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। साथियों हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आपके तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य और मौखिक प्रश्न। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 3 में इसका सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों रचनात्मक आकलन और एक और होता है योगात्मक आकलन जो कि सत्र के अंत में लिया जाता है। तो जो सत्र परीक्षा होती है वो योगात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाती है साथियों, जबकि रचनात्मक आकलन में प्रश्नोत्तरी और खेल भी आ जाएगा, दत्त कार्य भी आ जाएगा और मौखिक प्रश्न भी आ जाएगा। तो अतः आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। मित्रों प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान में राजस्थान में सीसीई कितनी कक्षा तक लागू है? कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक और कक्षा 12 तक। तो साथियों अगर हम बात करें वर्तमान में राजस्थान में सीसीई की, तो सीसीई राजस्थान में साथियों कक्षा 10 तक लागू है। कौन सी कक्षा तक लागू है? कक्षा 10 तक। मतलब 8वीं तक तो सीसीई पूर्ण रूप से लागू है, लेकिन कक्षा 10 में ये जो एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस होता है साथियों वहाँ पर भी कक्षा 10 में लागू है, जहाँ पर परीक्षा ऐच्छिक भी होती है और अनिवार्य भी होती है कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है मित्रों। इसलिए कक्षा 10 ही आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 4 में। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 4 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। मित्रों आपके 5वां प्रश्न है, कक्षा 5 में सीसीई के अंतर्गत कितने एसए होते हैं? 1, 2, 3, 4। देखिए अगर हम बात करें कक्षा 5 में सीसीई के अंतर्गत एसए की, तो एसए मतलब होता है सेमेटिव असेसमेंट। तो साथियों वैसे तो ये 3 होते हैं, फॉर्मेटिव भी 3 होते हैं और सेमेटिव भी 3 होते हैं, मतलब रचनात्मक भी 3 होते हैं और योगात्मक भी 3 होते हैं। लेकिन मित्रों कक्षा 5 में तीसरा एसए नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या किया जाता है मित्रों, तीसरे एसए की जगह आपके यहाँ पर क्या ली जाती है? बोर्ड एग्जाम ली जाती है। अतः यहाँ पर 3 सही न होकर आपका जो दूसरा विकल्प है 2 वाला
ये सही रहेगा कि कक्षा 5 में सीसी के अंतर्गत ऐसे की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो आपका दूसरा ही विकल्प सही है इसमें, प्रश्न संख्या 5 में। इस प्रश्न पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन आपका सही आंसर यहाँ दूसरा ही विकल्प रहेगा। प्रश्न 6 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 6 आपके आता है, किस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीख सकते हैं? संभाषण प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, हुरिस्टिक विधि और नियोजित अनुदेशन विधि। तो मित्रों, जो छात्र है मतलब जिस गति से वो सीखते हैं, सीख सकते हैं, उस गति के अनुसार ही वो सीखते हैं नियोजित अनुदेशन विधि में। कौन सी विधि में सीखते हैं मित्रों? नियोजित अनुदेशन विधि में। तो आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है मित्रों, प्रश्न संख्या 6 में। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं साथियों। आपके जो 7वां प्रश्न है वो आता है, खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? क्रियाशीलता, संवेदनशीलता, रचनात्मकता और मौलिकता। तो मित्रों देखिए, रचनात्मकता और मौलिकता तो दोनों ही एक ही चीज हो जाती है। मौलिकता में भी क्या होता है? नया ज्ञान। रचनात्मकता में नई चीज। तो ये दोनों तो आपका आंसर नहीं रहेंगे, लेकिन प्रमुख गुण खोज विधि का होता है क्रियाशीलता, किसमें जो छात्र है वो क्रियाशील रहता है साथियों। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। 8वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण पाठ, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो और इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं तो उच्च स्तर पर प्रयोग की जाती है, उपदेशात्मक पाठ भी उच्च स्तर पर प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकें हैं इसमें हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण पाठों को शामिल करना चाहिए। दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही है साथियों, प्रश्न संख्या 8 में। तो लगभग आधे प्रश्नों को हम देख चुके हैं, 8 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अभी आपके 7 प्रश्न और बाकी है साथियों। तो चलिए इन 7 प्रश्नों को और देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 आता है आपका, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह में, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो जो उपचारात्मक कार्य है, देखो उपचारात्मक कार्य कब करते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर निदानात्मक शिक्षण करते हैं। निदानात्मक जो शिक्षण होता है साथियों, उसमें बच्चों की कमजोरियों को कमजोरियों को पहचाना जाता है, और जो उपचारात्मक कार्य है उसमें कमजोरियों को दूर किया जाता है, जो कि प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए। कि जैसे ही बच्चों को आप पाठ पढ़ाते हो, पाठ पूरा हो जाता है, तो उसकी पाठ की समाप्ति के बाद निदानात्मक के बाद उपचारात्मक कार्य होना अति आवश्यक है। इससे जो सारा पाठ है वो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। अतः आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 को। भाषा के आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। ये प्रश्न पहले भी मैं करा चुका हूँ। सीखने सिखाने के दौरान बीच चलती रहती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो न तो केवल बच्चों के लिए न केवल शिक्षक का निष्पादन, दोनों का निष्पादन जानने के लिए आकलन नहीं किया जाता है, बल्कि आकलन की प्रक्रिया जो सीखने सिखाने के दौरान है वहाँ पर भी चलती रहती है। तो मित्रों दूसरा विकल्प सही है। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपने जो प्रथम विकल्प है उसको सही माना है, लेकिन वो गलत है। सिर्फ जो पाठ के अंत में अभ्यास दिए होते हैं उनके माध्यम से थोड़ी आकलन होता है। बच्चों को जब हम सिखाते हैं, बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, तो भी ये प्रक्रिया चलती रहती है साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रश्न संख्या 10 का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे मित्रों। 11वां क्वेश्चन आपके आता है। देखिए प्रश्न संख्या 11वां क्वेश्चन यहाँ पर मिस है, एक क्वेश्चन की वापस कमी हो गई, वैसे ही तो कम प्रश्न है। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना,
अनुभव बांटना में बातचीत और किताब पढ़ना। तो मित्रों देखिए, मौखिक भाषा की अगर हम बात करें तो इसके सर्वोत्तम तरीका होता है इसके आकलन का अनुभव बांटना और बातचीत करना। बच्चों को आप अपने अनुभव बांटोगे, बच्चे अपने अनुभव बांटेंगे, बच्चे बातचीत करेंगे, तो यही सबसे बेस्ट तरीका है उनके आकलन का जो कि मौखिक रूप से होता है। तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है साथियों, प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न 13 देखते हैं। ये देखिए 13वां जो क्वेश्चन है साथियों, मैंने कहा था आपसे एक प्रश्न मिस हुआ है, लेकिन एक प्रश्न मिस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा क्रम चेंज हो गया है। मतलब 12वें की जगह 11वां आ गया है और 11वें की जगह 12वां आ गया है। तो मतलब ये प्रश्न संख्या 12 मान लीजिए आप यहाँ पर। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? बहुविकल्पीय, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक और सारांश प्रस्तुत करना। तो मित्रों तो देखिए, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति का मतलब है कि वो जो उनकी जो भाषा है उसकी अभिव्यक्ति का आकलन आप जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनसे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या सिर्फ एक ही विकल्प सही होता है और उसको ही टिक करना होता है, उस पर गोला भरना होता है। तो इससे कैसे पता चलेगा साथियों कि उनमें किस तरह की भाषा है? उससे आप भाषिक अभिव्यक्ति का आकलन नहीं कर सकते हो। तो प्रथम विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। साथियों आपके 13वां क्वेश्चन आता है, ये क्रमांक चेंज है, आज थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग करने में। तो साथियों 13वां प्रश्न है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति, विचार, वर्तनी, वाक्य विन्यास और तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो साथियों जो लिखित कार्य का आकलन है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अभिव्यक्ति, विचार, कि बालक अपने जो भाषा है अपनी उसको किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। प्रथम विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न 14 देखेंगे और एक प्रश्न ज़्यादा है साथियों, यहाँ पर टोटल 16 प्रश्न हो चुके हैं। अब आपके यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्न व्यवहार प्रदर्शित करता है: आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना और हाइपर एक्टिविटी। तो साथियों तनावग्रस्त जो बच्चा है उसकी पहचान शिक्षिका कैसे कर सकती है? बच्चा जब आक्रामक रूप से व्यवहार करता है तो ऐसे बच्चों के व्यवहार का निरीक्षण कर आराम से पता चल सकता है कि बच्चा तनावग्रस्त है। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न संख्या 14 में। अब आप कहोगे कि 13वां है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है ये प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न 15 देखेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों में अंतःनिर्मित, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में और पाठ के अंत में। देखिए अभ्यास एवं गतिविधियों को, तो अभ्यास एवं गतिविधियों को तो प्रकरणों में अंतःनिर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब प्रकरणों के अंतर्गत जब बच्चों को आप प्रकरण पढ़ाते हो तो उसी में अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए मित्रों। प्रथम विकल्प आपका सही है इस क्वेश्चन में। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों, लेकिन वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना नहीं भूले और शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दायित्व को पूरा जरूर करिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 15वां, या आप इसको 16वां प्रश्न भी कह सकते हो, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो साथियों सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? वैसे यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी विकल्प सही हो सकता है, लेकिन फिर भी आप आंसर दीजिए। पहला तो बिल्कुल गलत है, दिख रहा है कि शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है ये जानने के लिए। तो नहीं सीखा है इसके लिए नहीं होता है साथियों। इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो चौथा विकल्प भी आपका लगभग आप नहीं करोगे। आपके सामने है दूसरा और तीसरा विकल्प। तो मित्रों जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है यह आवश्यक है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपकी प्रथम चॉइस रहेगी प्रश्न संख्या 15 में। तो आज के ये 16 क्वेश्चन थे साथियों,
बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको अगर कमी लगती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये भी ज़रूर बता कर जाए साथियों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।